हाँ, आउट ऑफ बोलो। 180। बहुत कम है जी। तुम्हारा ही नाम अंजना है ना? हाँ, एक ही बात है। और मैथ्स की हो ना तुम? टेस्ट दिया था? तुमने तो टेस्ट ही नहीं दिया था किसान साहब। बहुत बढ़िया। सनी, तुमने भी टेस्ट नहीं दिया था ना? बहुत बढ़िया। तुम दोनों ने तो टेस्ट दिया था। अरे, इसमें नंबर अंकित है तो। तूने पांडे जी, हमारा नंबर भी ठीक नहीं है। होता है, पिछली बार से घट रहा है ना। अच्छा, ले, ये लड़का ट्रेंड के विपरीत चल रहा है। हमको लगा ट्रेंड को फॉलो कर, क्लास का ट्रेंड फॉलो करो। क्लास वाले घटा रहे हैं अपना, तुम बढ़ाओगे? तुमको रहने नहीं देगा ये लोग। तुम दोनों के कम काहे हैं? क्या पता घर पे क्या करते हो? अच्छा, एक रात पहले पढ़ने वाले हो तो वो आदत। लाइट। एक रात वालों के साथ ही होता है, लाइट नहीं होता। उस दिन बादल फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा। यही सब होता है एक रात वालों के साथ। तो एक रात, एक दिन पहले ऋषु की तरफ पढ़ो। एक दिन पहले पढ़ो, फिर अगला दिन छुट्टी मारो, सड़क पे घूमो। तुम लोग रात में पढ़ते हो, यही गलत कर। सच में फंस जाएगा ये। नहीं, उस शाम वाले में हमको भी दिक्कत हो रहा था। हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे ना। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते बाय फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। और बाय फॉर्मूला के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे किसके थ्रू? स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा उपयुक्त चीज क्या है, कि जब आप स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, उसमें आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सही आपको रिजल्ट नहीं देगा हर बार। नहीं देगा ना? सही रिजल्ट कौन देगा? स्ट्रक्चर। मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनवाए भी थे और कहा भी था कि कुछ स्ट्रक्चर क्या करूंगा, बताऊंगा भी। ठीक है, क्या करूंगा बताऊंगा भी। कौन कौन पिछले क्लास नहीं आए थे? पहले उनको हाथ उठाइए तो। एक, दो, तीन। तब बताओ क्यों नहीं आए थे पिछले क्लास? क्लास रोज आया करो। देखा था? वो भी नहीं देखा। अच्छा, अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा। इन तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से बताओ। बाय स्ट्रक्चर बनाओ और ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से मार्क करो। और जो बच्चे नहीं आए थे उसी के लिए ये है। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, सबको पता है, जल्दी करो। क्लास रोज आया करो। तुम काहे नहीं आए थे कल? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आउट ऑफ स्टेशन।
हो गए? हाँ सही कर रहे हो, करो। चलिए, ये तीनों तो बना ही लिया होगा आप लोगों ने। हम्म।
इनके स्ट्रक्चर बनाने में आप लोग को दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला है आपको H2SO4, तो सल्फर आपको देखिए सेंटर का एटम है, सेंटर में ही रहेगी। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन में तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू ऐसे चिपक जाएंगे, बच जाएंगे 2 ऑक्सीजन, तो एक ऐसे कनेक्टेड एक ऐसे, 2 हाइड्रोजन भी है, तो देखो ये 2 हाइड्रोजन को यहाँ अटैच कर दोगे, सब अपना ऑक्टेट पूरा करते हुए बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जा सकता है, ये -2, ये कैसे हो रहा है -2, तुम समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो इसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यह कितने पेयर आएंगे इलेक्ट्रॉन के, 2 ऑक्सीजन के तरफ, तो यहाँ -2, यहाँ +2, इधर माइनस एपियर होगा तो सामने में, तो यहाँ +2, इसके कारण भी +2, इधर देखो सिंगल बॉन्ड के थ्रू है तो इस पे -1, इस पे -1, इस पे फिर -1, इस पे हो गया। तो सल्फर पे कितने हो, 2 2 4 1 5 1 6 हो गए। सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ठीक है, समझ गए? तो स्ट्रक्चर के थ्रू किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। इसका देखो H2S4O6 का, ये स्ट्रक्चर है H2S4O6 का। ठीक है, अब इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होंगे, यहाँ वाले का सेम होगा, ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ठीक है, देखो ये -2, तो कितना हो गया, 2 2 4 1, इसका 5, और ये वाला सल्फर सल्फर, ठीक है, सेम एटम रहता है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इस पे भी कोई चार्ज डेवलप, इस पे भी सेम सिनेरियो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 मिलेंगे, एक +5 दूसरा, ये रहा आपका HNO3। हेलो, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है, Fe3O4, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा तुमको ध्यान में रखना होगा। मैंने कल भी बताया था, इसमें फेरस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आए थे ना, याद है? इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है Fe3O4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लोगे? हाँ निकालो। यहाँ फेरस, यहाँ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड -1, फेरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड +1, फिर इधर से भी +1, कोई दिक्कत? फिर इस फेरस के लिए निकालो, सिंगल बॉन्ड -1 +1 -1,
इसका भी हो गया। इस फेरस के लिए निकालो +1 -1 +1 -1 एंड +1। ठीक है, तो कल भी मैंने बताया था ना, ये दोनों फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 2, और इसका कितना है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट कल भी आए थे ना Fe3O4 में। एक था आपको 2, दूसरा था अच्छा, इसका स्ट्रक्चर सेम है। H2SO4 Na2SO4, जहां हाइड्रोजन लगा वहां क्या चिपका दोगे, सोडियम। ठीक है, जहां हाइड्रोजन यहाँ पे है वहां पे क्या लगा देना है, सोडियम। बाकी दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है पांडे जी, लिखो। कौन रोका है तुमको। हो गए। ये वाला तो कर लिया होगा ना, Na2SO4। ठीक है, H2SO5, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्डिंग दिखेगी। पेरोक्साइड बॉन्डिंग जानते हो क्या होता है तुम लोग, नहीं नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड दिखेगा उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जनरली सिंगल बॉन्ड तो दिखेगा नहीं, कहाँ दिखेगा, पेरोक्स। उसको क्या नाम कहते हैं हम लोग, पेरोक्स। ऑब्वियस सी बात है, पेरोक्साइड के केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 तो नहीं रहने वाला, चेंज। कल भी देखा था H2O2 के केस में -1 हो गया था ना, याद है ना H2O2। अरे ये वाला -1 हो गया था ना कल। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्डिंग में -2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देगा। यहाँ पे भी वही केस अपियर होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेंगे। ये वाला ऑक्सीजन देखो -2 +2 -2, ये भी -2, यहाँ +1 और यहाँ +1, ये तक तो ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से देखो तो -1, और ये वाला ऑक्सीजन से तो कोई यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी कोई चार्ज अपियर होने नहीं वाला है। इस पे फिर -1 +1, मतलब 2 ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे। सल्फर का तो वही है, 2 2 4 2 2 2 4 2, कहाँ -1, सल्फर कितने हो गए, 2 2 4 एंड 2 6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, लेकिन ऑक्सीजन का इसमें 2 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे। एक तो ये -2 वाला एंड दूसरा 0 नहीं हो रहा है कहीं,
-1 है, 0 कहाँ हो रहा है, कहाँ पे? तो एच पे तो है +1 यहाँ। हाँ तो -2 ही तो है। हाँ हाँ, क्यों -2 क्यों नहीं होगा? अरे देखो, अच्छा हाइड्रोजन से -1 और इधर से -1 तो -2 नहीं हुआ, ठीक है। लिखो ये वाला थोड़ा सा, इसमें बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा बाद में, जब बॉन्डिंग पढ़ोगे तो तब ये याद आएगा, तो तुमको कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा जो बॉन्डिंग में पढ़ाना है, ये इस वाले में, तो ध्यान से देखना। बाकी मैंने कल ही बता दिया था, स्ट्रक्चर को लेकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जहाँ दिमाग लगाने का काम वहां दिमाग लगाना, जहाँ याददाश्त लगाने का काम है वहां याददाश्त लगाया करो। अब ये सोचोगे कि ये कैसे याद होगा, तो याद नहीं होगा, इसको याद करना होगा, सीधी बात। जब यहाँ इसमें दिमाग लगाओगे, हाँ मतलब सीखने के लिए, याद रखने के लिए अपना फॉर्मुलेशन कर सकते हो, हाँ ऐसे 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 हो सकता है। देखो रूल है, लेकिन वो अभी आप लोग 11th-12th में, और कितना का आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कितना का याद रखिएगा, 2-4 लाख। बेसिक मॉलिक्यूल जो है उसको बनाने के रूल है आपको, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है उसमें केमिस्ट्री में जानते हो कि रूल ही खुद चेंज होते रहते हैं। तो आपको ऐसा कोई मैं रूल ऐसा नहीं होगा कैसे दूंगा, हाँ ये 5 रूल रख लो दिमाग में और सारा स्ट्रक्चर बना लोगे, ऐसा नहीं। फिर मैंने तो वही बात कह दिया जो तुम कह रहे हो, जहाँ बुद्धि लगाना है वहां लगाओ। चलो ये स्ट्रक्चर देखते हैं, Na2H2O3, ये मिलता जुलता है किसी से, इसी से मिलता जुलता है, ये मिलता जुलता है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, एक में एक सल्फर बढ़ गया है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। देखो कैसे, ये वाला बनाया था ना, कहाँ बनाया था, अरे ये वाला कहाँ बनाया था, वही H2SO4 वाला ही है। ठीक है, ये है Na2H2O3, सेम स्ट्रक्चर है, Na2SO4 के जैसा ही है, बस ऑक्सीजन के जगह यहाँ पे क्या आ गया है, 2 सल्फर है, तो ये सल्फर आपस में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाला सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ वाला सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो, एक ही होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक ही होगा, ऑब्वियसली तो दिख नहीं रहा है कि नहीं होगा एक समान, ठीक है। उतना तो फिगर देखते ही पता चल जाता है कि एक समान होगा कि नहीं होगा, क्यों, ठीक है। निकालो तो इसका, +1 -1 -1 +1 -2 -1 +1, इतनी बातें हो गई। अच्छा ऊपर वाला से 0 होगा, हाँ यही मुद्दा फंस गया था, यही मैंने कहा था कि यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग यूज होना, जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं। देखो हाइब्रिडाइजेशन समझते हो तुम लोग, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इस सल्फर के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बना है, इसके पास है बेचारे के पास दो लोन पेयर। क्या बच गया इसके पास? दो लोन पेयर। तो बताऊंगा जब बॉन्डिंग कराऊंगा, घबराना नहीं। अभी यहाँ यूज हो रहा है तो उसको देखो ध्यान से। ये वाला जो सल्फर है और ये वाला सल्फर देखने में तो आपको सेम लग रहा है, लेकिन दोनों के बॉन्डिंग में नेचर में थोड़ा चेंज है, चेंज है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से उसका स्ट्रक्चर तय होता है। क्या तय होता है? अब देखो ध्यान से देखो, इस सल्फर को तुम एक सेंटर मान लो, मान लेते हैं सेंटर। तो इस मॉलिक्यूल का इस सेंटर के अलोंग एक स्ट्रक्चर होगा, होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस ऑक्सीजन को अगर एक सेंटर मान लेते हो तो ऑक्सीजन के अलोंग एक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ यह नहीं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी, मैंने कल भी बताया था, ऑक्टेट पूरा है और इसके पास क्या है? लोन पेयर भी है। तो उस ऑक्सीजन के अलोंग भी एक स्ट्रक्चर होगा। तुम इसमें से किसी को भी मान लो तो उसके अलोंग एक स्ट्रक्चर होगा, अच्छी बात है। इस सल्फर और इस सल्फर के अलोंग जो स्ट्रक्चर होगा क्या वो सेम होगा? ये बात जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे ये सल्फर सिग्मा पाई बॉन्ड समझते हो तुम लोग, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड समझते हो ना, बस यही समझना था, समझ रहे हो ना। इस सल्फर को ध्यान से देखो, ये सल्फर दो सिंगल बॉन्ड एंड दो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आपको सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई हो जाता है। ठीक है, पढ़ाऊंगा बॉन्ड, घबराना नहीं, अभी बस सुनना है। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और इसके पास चार सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है? चार सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। मैंने कहा बस सुनना है, जब पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग उसमें सब क्लियर हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका देखो, इसके पास देखो एक सिग्मा और दो लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अभी तुम लोग सिंपल ऐसा बात समझो कि इसके अलोंग जो स्ट्रक्चर है और इसके अलोंग जो स्ट्रक्चर, दोनों डिफरेंट, बस इतना बात समझो। अब इस चक्कर में होगा क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अपीयर होगा, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब नहीं रह जाए। वैसे तो पहले आप लोग क्या देख रहे थे कि सर ये भी सल्फर ये भी सल्फर, दोनों सेम ही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई डिफरेंस होना नहीं है, तो कोई शेयरिंग, कोई अपीयरेंस चार्ज का नहीं हुआ, 0 0 लगा देते थे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि है तो दोनों सल्फर, लेकिन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन समझो कि बॉन्डिंग के नेचर में क्या है, बेसिकली चेंज है। अब बॉन्डिंग के नेचर में चेंज होने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अपीयर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, किससे? sp3 से। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, किससे? sp3 से। याद रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, किससे? sp3 से। अब समझ गए बातों को, मैं क्यों बता रहा था। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये क्या है? कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये माइनस चार्ज अब खींचेगा और इस पे क्या अपीयर हो जाएगा? देखा ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ना होके क्या हो जाएगा इस केस में? -1। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको यही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, यही है, तो इसको याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो क्या? नहीं, हाँ, तो तुम यही तो समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको, बस ये समझना है अभी कि इसके अलोंग जो स्ट्रक्चर है एंड इसके अलोंग जो स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तुम्हारे देखने का अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे तुम ऐसे समझो कि मैं एक मॉलिक्यूल हो, तो मेरे सेंटर के अलोंग मेरा एक स्ट्रक्चर है, मेरा हाथ भी है। अब तुम इसको सेंटर मानते हो तो इसके अलोंग एक अलग स्ट्रक्चर नजर आएगा कि नहीं आएगा? तुमको अलग नजर आएगा कि नहीं आएगा? सेम ही आएगा? नहीं आएगा। इसके अलोंग भी तो डिस्ट्रीब्यूट, इस देखो ये भी डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है, लोन पेयर है, तो इसके अलग चारों ओर भी एक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? ये भी देखो डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, इसके चारों ओर भी अलग स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? क्या तुम कह सकते हो कि दोनों के अलोंग स्ट्रक्चर सेम ही होगा? हो भी सकता है, लेकिन इस केस में
नहीं है। समझ गए? वहां से समझ में नहीं आया तो अभी इतना बस समझ जाओ कि बॉन्डिंग के नेचर में क्या है, दोनों के चेंज है। बॉन्डिंग के नेचर में चेंज होने के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये माइनस चार्ज रखेगा और ये क्या रखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी तुमको बात याद रखना है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, एक 3, एक 4, एक, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपको +5 और उस सल्फर का हो गया -1। ये एग्जाम्पल याद रखना आ सकता है, सिर्फ यही आएगा, ऐसा नहीं कि इसका 50 आएंगे, यही आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये बात को लिखो। तो मैंने पहले ही किया था, वही सारा एग्जाम्पल बताऊंगा जो आ चुके हैं, जो आते हैं। ज्यादा कितना नाम कहा था मैंने, बस। लिखो संजना। सनी हो गया, लिखो। आज का है श्योर। हाँ बोलो, क्या हुआ, बोलो। तुम लोगों को भी दिक्कत होती है इस सब में? फिर तुम लोग तो वैसे ही मान लोगे, सर इट्स -1, इट्स +1, कहने की भी जरूरत नहीं है। क्यों पांडे जी? तो क्या वहां पे बोलते हैं नहीं ये है तो वो कैसे मान लेते? यस सर, मजा आ रहा है सर, यही है। कोई तीसरा नाम बोल दिया, ना ना यही है सर, पढ़ाए थे यहाँ पे। उसका लॉजिक है, लेकिन अभी आप लोगों को, लेकिन अब वहां तो ये बात मुझे फिर बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, फिर रिडॉक्स में तो याद तो आएगी नहीं, लेकिन ये याद अब उस समय अगर आपको याद रहेगी तो फिर आप हाँ हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत समझ जाएंगे वहां पे, तब फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाऊं? अच्छा हाँ हाँ, अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना जी, लोग ध्यान नहीं दिए। वो कैसे बातें करते रहते हो, बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग कहाँ ध्यान दिए रहते हो? बोलेंगे सोचे थे, बताओ। वहां डबल बॉन्ड था, तुम लोग वहां -1 लिखवा रहे थे। तो एक और स्ट्रक्चर है जिसमें पेरोक्साइड बॉन्डिंग देखने को मिलती है, CrO5। अच्छा, इसमें से अधिकतर स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, PYQ देखेगा, उसमें से अधिकतर स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। क्या हुआ? जेई में है, और कौन सी एग्जाम में? हाँ, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
है ना तितली जैसा, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी पेरोक्साइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ वाले के साथ देखो तो -2 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, 1 2 3 4 2 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो गए? ठीक है, इन दोनों के बीच आपको 0 0, यहाँ पे भी, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो गए इसमें? 2 मिलेंगे, एक -2 और दूसरा -1। ठीक है, ये बातें लिख लिए तो हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोलो 19 कितना हुआ? बस बस हो गया, अब एक याद आएगा तो। ठीक है गीतांजलि, समझ रही हो? अब हम लोग थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर का तो यूज है ही, हर बहुत सारे जगह है, आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें काफी यूज होगा। एक और जगह जो आप पढ़ के आ चुके हैं, वहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका नाम है एन फैक्टर। एन फैक्टर याद आया जब मैं इक्विवेलेंट मास पढ़ा रहा था, नॉर्मेलिटी पढ़ा रहा था। नॉर्मेलिटी कौन कौन पढ़ा हुआ है मूल कॉन्सेप्ट में? हाँ बहुत, 1 2 3 4 5 बच्चे पढ़े हुए हैं, आप लोग नहीं पढ़े। ठीक है, तो एन फैक्टर एक टर्म आता था जब मैं आपको इक्विवेलेंट मास बता रहा था ना। क्या होता था? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे? मोलर मास डिवाइड कर देते थे किससे? एन फैक्टर से। ठीक है, उस एन फैक्टर की वैल्यू निकालने का मैंने आपको बताया भी था तरीका। ठीक है, कि एसिड के केस में कैसे निकालेंगे, बेस के केस में, साल्ट के केस में, आयन के केस में कैसे हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, यहां पे समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में हम लोग कैसे उसको देख सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होगा कि एन फैक्टर निकालना उतना इजी नहीं होता जितना इजी वो दिखता है। जैसे वहां पे जो सारे इजी इजी केस लिए थे मैंने, और आपको बोला भी था कि एन फैक्टर आप ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन एन फैक्टर निकालना हमेशा उतना इजी नहीं होता जितना दिखता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, समझिए बातों को। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एन फैक्टर कैसे फाइंड करें जब ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ। ठीक है, तो यही एक एप्लीकेशन हो गया किसका? ऑक्सीडेशन। और भी एप्लीकेशन है,
एप्लीकेशन ऑफ, तो पहला जो हम लोग देखेंगे एन फैक्टर। तुम लोग ध्यान से पहले देख लो एन फैक्टर क्या, एन फैक्टर क्या होता है पहले देख लो। उससे पहले देख लो इक्विवेलेंट मास क्या होता है। समझ रहे हो बातों को? जैसे ये क्या है, एक आयन है। अब आयन है तो इसका एक मोलर मास भी है ना? ठीक है, जो बात आप लोग जानते हैं। लेकिन इससे एसोसिएटेड इक्विवेलेंट मास अगर आपको कोई फाइंड करने के लिए कह दे तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बोलो। मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर बेसिकली जो डेफिनेशन है वो कहा जाता है, उसकी वैलेंसी होती है, किसी भी एटम की वैलेंसी उसकी एन फैक्टर, ये बेसिकली कहा जाता है। बट हमेशा ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग एसिड के लिए अलग तरीके से देख रहे हैं, साल्ट के लिए अलग देख रहे हैं। तो अगर वही डेफिनेशन से काम चल जाता कि वैलेंसी हम लोग को दिया हुआ एन फैक्टर निकाल ले तो हम लोग पढ़ लेते, लेकिन वो डेफिनेशन बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो एन फैक्टर के डेफिनेशन भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एन फैक्टर निकालने को कहूं तो ये एक आयन है। आयन के केस में मैंने क्या बोला था, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कि इस आयन पे जो चार्ज एपियर होगा उसकी वैल्यू उसकी क्या होगी? एन फैक्टर होगी। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की, साइन से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा सोडियम का? मोलर मास बाय, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता O2 माइनस और इसका पूछता हूं आपको इक्विवेलेंट मास, तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट मास? मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसके केस में एन फैक्टर कितना हो गया? कितना चार्ज एपियर हुआ है? 2। तो ये हो गया कुछ 16 बाय, ये इसका इक्विवेलेंट मास है। क्या है ये? इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, समझ रहे बातों को? अब हम लोग देखते हैं एसिड के केस में कैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास निकाला था। एसिड के केस में कैसे इक्विवेलेंट मास निकाला था? तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत आसान काम है, अगर आपको क्या पता चल जाए, एन फैक्टर, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। तो एन फैक्टर कैसे निकाले थे? तो मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताया था एसिड के केस में एन फैक्टर निकालने का। क्या बताया था? हाँ, या फिर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूंगा आज मैं, टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयन या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। अब ये कहने का क्या मतलब है? अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, मान लो किसी मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, तो आपसे अगर ये सवाल पूछूंगा कि उसकी एन फैक्टर क्या होंगे, तो आप देखते बोल देंगे 3, बोल देंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन उससे निकाला जा सकता है। आपको फॉर्मूला में दिख रहा है, आप बोलेंगे 3 निकाला जा सकता है। लेकिन क्या ये बात जरूरी है? अभी एग्जांपल भी देखेंगे। क्या ये बात जरूरी है? किसी मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है तो क्या तीनों आयनाइजेबल स्टेट में होंगे? तीनों H प्लस आयन उससे रिमूव हो जाएंगे? क्या ये जरूरी है? ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों हाइड्रोजन एटम आपको रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो वहां डेफिनेशन बताया था, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसी के हम लोग उसको क्या बोलते थे? बेसिसिटी बोलते थे ना। क्या बोलते थे उसकी? बेसिसिटी।
कोई एसिड कितना H प्लस आयन डोनेट कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, ये बात आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो वहां मैंने इसी टर्म में बताया था कि एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, किसके टर्म में, बेसिसिटी। लेकिन ये बेसिसिटी जितना देखने में आसान होता है वो हमेशा उतनी आसान एपियर नहीं होगा, तो इसको थोड़ा ढंग से हम लोग करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एन फैक्टर कैसे निकालेंगे एसिड का। तो टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इज 8 एंड, ठीक है, समझिए बातों को। जैसे एग्जांपल के लिए है कि HNO3, अभी अब इसका स्ट्रक्चर भी बनाए थे, इसमें कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर याद है ना, अब ये सब बनाया था ना। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसके पास, एक। तो जब ये जल में घुलेगा तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल देगा कि नहीं, NO3 माइनस प्लस H प्लस, ऐसा देगा कि नहीं देगा, बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, कोई दिक्कत। HCl है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा। ये वाला मॉलिक्यूल में भी आप लोगों ने देखा होगा H2SO4, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम आयनाइजेबल है, कितने हाइड्रोजन एटम आयनाइजेबल है। अच्छा सुनो, डाउट नहीं करना, अभी बता देता, तुम लोग को डाउट हो रहा है तो देखो ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर मैंने कैसा बनाया था इसका, ऐसे, इसमें जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो आपको जल में घुलेगा और H प्लस देगा, इसमें डाउट नहीं करना है। ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो जल में घुल के क्या देगा आपको, H प्लस आयन देगा। तो यहां से भी H प्लस ब्रेक हो सकता है, और तो कितने आयनाइजेबल हो गए, तो एन फैक्टर कितने हो गए, समझ रहे हो बातों को, एन फैक्टर कितने हो गए। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो वैसे भी दिख जा रहा है, तो आप कहानी क्या बना रहे थे, अब कहानी बनाएंगे। कभी कभी क्या होगा बाबू, ध्यान से सुनो, आपको इस तरीके का एक इक्वेशन लिख दिया जाएगा, होता यह है, ऐसे तो स्ट्रांग एसिड है, लेकिन स्ट्रांग एसिड के केस में भी ये है, कंडीशन है कि ये जैसे ही आपको घुलता है जल में, तो क्या दोनों H प्लस आयन एक ही साथ बाहर आ जाएंगे, ये जरूरी है क्या, क्या ये 2 स्टेप में नहीं हो सकता है क्या, बोलो। होता है, अभी देखेंगे, पढ़ना है, एसिड एसिड बेस पढ़ना है, उसमें देखेंगे इस बात को। लेकिन मान लो ये 2 स्टेप में हो रहा है, पहला स्टेप में इसने एक हाइड्रोजन हटाया, दूसरा स्टेप में क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन हटाएगा, लेकिन आपको रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, रिएक्शन उसने ऐसा लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, अब आप क्या करेंगे। अगर इस तरीके का इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है तब तो n फैक्टर 2 बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना ही है, वही सही है। लेकिन अगर इस तरीके का इक्वेशन लिख दिया, इस इक्वेशन में देखो कितना H प्लस निकला है, इस केस में n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, अब 1, यही समझाना था मुझे। इस केस में क्या हो जाएगी n फैक्टर, ध्यान से सुन लो, अगर उसने नहीं लिखा ये इक्वेशन तब H2SO4 के केस में n फैक्टर क्या लेना है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर लिख दिया है तब आपको क्या करना पड़ेगा, n फैक्टर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना H प्लस आयन निकला है, एक, तो एक निकला है तो एक ही लेना हो, ठीक है पांडे जी, अरे बोलो, ठीक है।
एक और एसिड आपने अभी अभी देखा होगा, ध्यान से देखिए, इसका कल मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, H3PO4, याद आया? कल स्ट्रक्चर बनाया था ना इसका। हाँ, अगर कोई रिएक्शन ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो इसकी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 3। कोई डाउट नहीं है, डाउट जहां वो इसका स्ट्रक्चर बना लो। इसका स्ट्रक्चर कितने लोगों को याद है? बहुत बढ़िया, मैंने ऐसा बनाया था ना, ऐसा बनाया था अंकित। कितना हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है? 3 हाइड्रोजन। अगर इक्वेशन नहीं लिखा है तो क्या बोलोगे एन फैक्टर? लेकिन अगर वो ऐसा इक्वेशन लिख दे तो तब एन फैक्टर क्या बोलोगे? तब एन फैक्टर क्या बोलना होगा? 2। ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन लिख दे तब एन फैक्टर क्या बोलना होगा? समझ रहे हो बातों को? तो जब इक्वेशन नहीं लिखा होगा तब मानना, लेकिन जब इक्वेशन लिख दियागा तब तुमको उसी के बेसिस पे करना है। यही था। ठीक है, ठीक है। एक और केस आएगा, पहले इतना लिखो तो। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो उसको? प्यास लगा है तो पानी पिए। बहुत कम है। इतनी बातें लिख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? बस बस। घर जाके पढ़ोगे तब ज्यादा समझोगे। तुम स्ट्रक्चर कुछ गलत बना दिए हो। ऑक्सीजन एक कम दिखाए हो। ले, बीच वाला ऑक्सीजन को गायब कर दिया है। सबको बराबर कर दिया ना? बस बस। क्या हुआ? हाँ, अरे कुछ तो कहा। गीतांजलि? अच्छा अच्छा, गीतांजलि को कहा। किसान जी, यार टोपी, उसका तो चेहरे आंखें नहीं दिखता है मुझे। यार टोपी खोल लो, बाल आगे आ जाता है।
चलिए हो गया। तो लिखते बड़ा धीरे धीरे हो यार। सबसे फास्ट कौन लिखता है? तुम सबसे स्लो लिखते हो। सबसे फास्ट लिखता है टाइगर। नहीं, छाप लेता है। तीन बार से तुमको प्यास नहीं लग रहा है? अब वो लिखने बैठेगी तब लिखेगी। अरे लिखे हुए हैं। क्लास में बैठे बैठे 4 लीटर पानी पी जाते हैं। क्या हुआ? विशाल को पानी नहीं पिया जा रहा है? ओ, उसे बेचारे का चेहरा आज सूखा हुआ है। पानी वाटर सेवर है वो। 7 दिन में 1 दिन नहाता है। बेंगलुरु बनने में समय है अभी। बिहार में पानी है। ज्यादा हो तो गंगा में डुबकी लगा। हाँ, तैरने आता है उसको? आता है? नहीं आता है ये? कहाँ तैरता है? टाइगर अपनी बात उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। होते हैं। देखिए एक मॉलिक्यूल है H3PO3। ये भी कल मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। इसका एन फैक्टर बताइए तो। हाँ अंकित, 2। किसने 2 कहा? और किसी ने मतलब किसी ने 3 कहा है और किसी ने 2 कहा है। सॉरी 2 कहा है, किसी ने 1 भी कहा है? किसी ने नहीं कहा। मेजोरिटी लेकिन 3 है, ये सिर्फ अंजना कह रही है। ठीक है ठीक। क्यों होगा 2? यहाँ तो 3 दिख रहे हैं, वो आंखों में नहीं दिख। उसने कल भी अच्छा जवाब दिया था, आज भी अच्छा जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया। इसका स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है कि इसका एन फैक्टर 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था। देखो उसको स्ट्रक्चर याद भी है। तुम लोग बोलते हो स्ट्रक्चर याद नहीं हो, तो वो कैसे याद कर ले? ध्यान ध्यान। बायो के स्टूडेंट है इसी। ओ, ये भी तो बायो का है और भी तो बायो के हैं। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये तो आपको आयनाइजेबल स्टेट में है, लेकिन जो डायरेक्टली फास्फोरस के साथ है उसके पास बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इतना है कि फास्फोरस उसको लीव करने नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन आपको मैंने इसलिए आयनाइजेबल लिखाया था। अगर ये बात नहीं होती, अगर सारा हाइड्रोजन आयनाइजिकल क्यों लिखा था आयनाइजेबल?
मतलब जो हाइड्रोजन है ऑल आर आयनाइजेबल, क्यों ये लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आयनाइजेबल। इसका मतलब ये कि कुछ नॉन आयनाइजेबल भी होंगे। हो गए। तो यहाँ पे ये केस है कि यहाँ पे जो फास्फोरस के साथ है ये आपको आयनाइजेशन के स्टेट में नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपका इसका मैक्सिमम जो एन फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ना कि 3। इसीलिए देखते ही गलती से 3 मत कह देना। इसका जो एन फैक्टर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो मैक्सिमम एन फैक्टर 1 हो सकती है। 1 फिर से 1 कब होगी, फिर से तुमको ऐसा कोई लिख के दे दे H2PO3 माइनस, इस केस में इसका एन फैक्टर कितना हो गया, ठीक है, लेकिन 3 नहीं हो सकती, 2 तो हो ही सकती है, समझ लो 2 हाइड्रोजन निकल सकता है। 3 देख के मत मार देना कि इसका एन फैक्टर 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की कथा यहीं समाप्त किया जाता है, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। ठीक है, एपिसोड यहीं से आगे बढ़ेगी। अभी एसिड का हुआ है, फिर बेस का आएगा, फिर साल्ट का भी आएगा। तुम ही लोग के लिए करवा रहे हैं, इन लोग तो इनफैक्ट पढ़ा ही हुआ है। हाँ, अब तुम छुट्टी नहीं करो, तुम तो कल भी छुट्टी मारे हो। मतलब ये अगला दिन आता है कहता है अब नहीं गलती करेगा, अरे इसको ऑफ कर दो। अगला दिन आता है बोलता है